हेलो बच्चों, अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेसन 2 समष्टि अर्थशास्त्र की मूल धारणाएं का पार्ट 4 करेंगे। हमने इसके 3 वीडियोस पहले बना चुके हैं। हम इनका 3 का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम ये चौथा पार्ट जिसमें हम मूल्यह्रास के बारे में पढ़ेंगे। मूल्यह्रास और एक टॉपिक हमारा रहेगा स्टॉक और प्रवाह। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। मूल्यह्रास की धारणा जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण धारणा है। इसका बार बार प्रयोग होता है। राष्ट्रीय आय में भी इसका बार बार प्रयोग होगा। कई जगह इसका बार बार प्रयोग होता है। हमने पहले पार्ट में मूल्यह्रास के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मूल्यह्रास जो है वो किस तरह से होता है परिसंपत्तियों का। तो मूल्यह्रास क्या होता है कि जो स्थिर संपत्तियां हैं, स्थिर संपत्तियां कौन सी है? मशीनी, प्लांट, उनका जब बार बार प्रयोग किया जाता है, जब स्थिर संपत्तियों का बार बार प्रयोग किया जाता है तो उनके मूल्य में कमी आ जाती है। किसी न किसी कारण से उनके मूल्य में कमी आ जाती है। उसको हम क्या कहते हैं? मूल्यह्रास कहते हैं कि उनके मूल्य में गिरावट आ गई है, मूल्य में कमी आ गई है। उसको हम क्या कहते हैं? मूल्यह्रास। इसको परिसंपत्तियों का उपभोग भी कहते हैं। कई बार जो राष्ट्रीय आय के जो न्यूमेरिकल आएंगे उनमें उपभोग भी लिखा होता है, परिसंपत्तियों का उपभोग। तो वो भी मूल्यह्रास ही है हमारा। मूल्यह्रास क्या होता है? फिर से देखो, परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी। कमी कैसे आएगी? उनका बार बार प्रयोग करने से, उनका बार बार प्रयोग करने से उनके मूल्य में कमी आ जाती है। और इसका जब बार बार प्रयोग किया जाता है वो गिरावट के कारण या किसी भी कारण से उनके मूल्य में जो कमी आती है, उनके लिए उनका पुनर्स्थापन जरूरी है। उनको ठीक करना दोबारा से जरूरी है। तो उसके लिए एक उत्पादक जो है, सभी उत्पादक एक फंड का निर्धारण करते हैं। एक फंड रखा जाता है उनके लिए, कोष रखा जाता है, जिसको हम कहते हैं ये मूल्यह्रास आरक्षित कोष बोलते हैं उसको। मूल्यह्रास आरक्षित कोष, एक रिजर्व में एक कोष, एक फंड रखा जाता है। वो इनके इसके काम आता है। टूट फूट के या घिसावट के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, इस कोष का, इन पैसों का। तो वो किस हिसाब से रखा जाता है? वो उसकी वार्षिक जो घिसावट है, किसी भी मशीन की जो वार्षिक उपयोग है उसका, साल में जो प्रयोग किया जाता है, उसके आधार पर उसको किया जाता है। जैसे मान लिया, हम एक उदाहरण लें कि एक मशीन की कीमत 10 लाख रुपए है। एक उत्पादक ने एक मशीन को 10 लाख रुपए में उसने खरीदा है और ये मान के चलता है कि इसकी जीवन अवधि जो है वो 10 वर्ष है। ये 10 वर्ष तक चलेगी। उत्पादन प्रक्रिया में इसका प्रयोग जो है वो 10 साल होगा। 10 साल इसकी जीवन अवधि है। तो फिर क्या होगा? उस 10 वर्ष के बाद उसका पुनर्स्थापन जरूरी है उस मशीन का। तो उसके लिए कितना कोष रखा जाएगा? 1 लाख रुपए उसके लिए कोष रखा जाएगा। मूल्यह्रास आरक्षित कोष, रिजर्व में इतना कोष, इतना फंड उसके लिए रखा जाएगा। तो ये होता है, क्या होता है हमारा ये मूल्यह्रास आरक्षित कोष। कि उस गिरावट को, उसको दोबारा से उसको स्थापित करना जरूरी है, उसका पुनर्स्थापन जरूरी है। नहीं तो फिर क्या होगा? उत्पादन प्रक्रिया में वो कमी आ जाएगी। वो उससे पूरी अक्षमता से वो मशीन काम नहीं कर पाएगी और फिर क्या होगा? उत्पादन अक्षमता के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। इससे उत्पादक को क्या होगी? हानि होगी। इसलिए उसका पुनर्स्थापन जो है वो जरूरी है। पुनर्स्थापन जरूरी है। तो अब देखो, मूल्यह्रास जो होता है, वो जो कमी आती है, स्थिर संपत्तियों के मूल्य में जो कमी आती है, वो 3 तरीके से आ सकती है। सबसे पहले तो होती है टूट फूट, कि मशीनों का बार बार प्रयोग किया जाए, बार बार प्रयोग किया जाए तो क्या हो जाती है? उसमें मूल्य में कमी आ जाती है। मूल्य में कमी आ जाती है, घिस जाती है वो, यूं कहे तो उसके ऊपर भी हमें जो है घिसावट के ऊपर खर्च करना पड़ता है। वो ये आरक्षित व्यय जो है, आरक्षित कोष जो है, वो इसके लिए भी रखा जाता है। एक तो ये टूट फूट के कारण भी, बार बार प्रयोग करने से, किसी भी मशीन को बार बार प्रयोग करने से, स्थिर संपत्तियों का बार बार प्रयोग करने से अगर मूल्य में गिरावट आ जाती है, उसमें टूट फूट हो जाती है, मशीन में किसी कारण से टूट फूट हो जाती है और उसके मूल्य में कमी आ जाती है, तो हम उसको कहते हैं टूट फूट के कारण मूल्यह्रास हुआ है। दूसरा है भी प्रत्याशित अप्रचलन। प्रत्याशित का मतलब क्या होता है? कि हमें पहले से ही जानकारी है, संभावना है, इस चीज की हमें पहले से ही संभावना है कि ऐसा भी हो सकता है। तो प्रत्याशित अप्रचलन, अप्रचलन का मतलब चलन से बाहर हो जाए, कि उसका रिवाज खत्म हो जाए,
उसकी उसका वो चलन से बाहर हो जाए, उसको हम कहेंगे अप्रत्याशित प्रचलन। जब किसी, तो इसके भी दो कारण हो सकते हैं। दो कारण कैसे कि एक तो प्रौद्योगिक या तकनीक के कारण, तकनीक के कारण अगर स्थिर संपत्ति में कमी के मूल्य में कमी आ जाती है, अगर औद्योगिकी, प्रौद्योगिकी या तकनीक में परिवर्तन के कारण जब स्थिर संपत्तियों का अप्रचलन हो जाता है, प्रचलन से वो बाहर चली जाती हैं किसी तकनीक के कारण या प्रौद्योगिकी, यानी कि ऐसी खोज कर ली जाए आगे और अच्छी बढ़िया चीजों की खोज कर ली जाए तो वो प्रचलन से बाहर चली जाए, ऐसा हो सकता है तकनीक के कारण। जैसे मान लिया ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के बाद कलर टीवी, रंगीन टीवी की ऐसी तकनीक आ गई उत्पादकों के पास कि उन्होंने रंगीन टीवी बना लिया। तो इससे क्या हुआ, ये जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था ये चलन से बाहर चला गया, लोगों ने इसको खरीदना ये बननी बंद हो गई, क्योंकि तकनीक ऐसी आ गई, प्रौद्योगिकी ऐसी आ गई कि उन्होंने टीवी बनाने की खोज कर ली, ऐसी तकनीक का खोज कर लिया। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जो है वो प्रचलन से बाहर हो गए, अप्रचलन हो गया उनका। तो इस तरह से जो अप्रचलन हो जाता है वो प्रत्याशित प्रचलन है बोलेंगे। तकनीक के कारण या प्रौद्योगिकी के कारण अगर कोई चीज जो है वो प्रचलन से बाहर चली जाती है। दूसरा मांग के कारण भी, जैसे मान लिया इसका एक उदाहरण, मांग के कारण स्थिर संपत्तियों का अप्रचलन हो जाता है, किसी वस्तु की मांग बदल जाए, जैसे रबड़ के जूतों की जगह मान लिया हो सकता है चमड़े के जूते की मांग बढ़ जाए, जो उपभोक्ता है वो रबड़ के जूतों की बजाय चमड़े के जूते मांगना शुरू करे, तो क्या होगा, ऐसा उत्पादक जो रबड़ के जूतों का उत्पादन कर रहा है उसका क्या है, उसका क्या हो जाएगा, ये प्रचलन से बाहर चली जाएंगी, इनका जो उत्पादन प्रक्रिया है वो बंद हो जाएगी, और चमड़े के जूतों की मांग अधिक है तो वो प्रचलन में आ जाएगा। तो ये इस तरह की जो परिसंपत्तियां हैं जिनके कारण जो प्रचलन से बाहर चली जाती हैं चीजें, तो उनको हम कहते हैं प्रत्याशित अप्रचलन। प्रत्याशित अप्रचलन, इनका हमें अंदाजा था कि ऐसा हो सकता है, किसी भी उत्पादक को यह अंदाजा होता है कि ऐसा भी हो सकता है, संभावनाएं हो सकती है इस तरह से कि तकनीक के कारण भी को जिस चीज का वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं हो सकता है वो प्रचलन से बाहर चली जाए, या जो है उपभोक्ता की मांग में परिवर्तन आ जाए, उसके कारण भी जो जिस वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं वो प्रचलन से बाहर चली जाए। तो इस तरह से जो परिसंपत्तियों के मूल्य में जो कमी आती है उसको हम कहते हैं प्रत्याशित प्रचलन। कई बार अप्रचलन ऐसा भी होता है भी, अप्रत्याशित, जिन कारणों का हमें पता ही नहीं है वो एकदम से हो जाए और जिससे हमें हमारी परिसंपत्तियों का नुकसान हो जाए, उनके मूल्य में कमी आ जाती है, ऐसा भी होता है। जैसे प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई प्राकृतिक विपदाएं आ जाए, बाढ़ है, भूकंप है, आग लग जाए, इस तरह से अगर कुछ हो जाता है तो इस तरह से जो अगर मूल्य में कमी आती है तो भी क्या होता है, वो क्या होती है अप्रत्याशित, जिसकी हमें जानकारी नहीं थी, अचानक से कोई बात हो गई, अचानक से बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया या आग लग गई फैक्ट्री के अंदर, कारखाने के अंदर, तो वो हमारी पूंजीगत हानि हो जाती है, उसको हम पूंजीगत हानि भी बोलते हैं। और वो क्या होती है, हमारी अप्रत्याशित अप्रचलन, अचानक से हानि हो जाती है। आर्थिक मंदी के कारण भी अगर विश्व मंदी आ जाए, आर्थिक मंदी आ जाए, तो उसके कारण भी आर्थिक जो स्थिर संपत्तियां हैं उनके मूल्य में कमी आ जाती है। और इस तरह की जो दोनों जो कारण हैं इनको हम कहते हैं पूंजीगत हानि, पूंजीगत हानि। और इन पूंजीगत हानियों के लिए जो अचानक से हानि हो जाती है, परिसंपत्तियों के मूल्य में अचानक से हानि हो जाती है, अचानक से मूल्य में कमी आ जाती है, जैसे प्राकृतिक विपदा के कारण या आर्थिक मंदी के कारण, इनके लिए जो फंड ऊपर निर्धारित किया गया था, मूल्यह्रास आरक्षित कोष का ये भाग नहीं है, इनको पहले से निर्धारित नहीं किया जाता। ऐसा कोई फंड जो है वो निर्धारित उत्पादक नहीं करता कि इन चीजों के लिए पहले से किसी भी फंड को निर्धारित नहीं किया जाता। केवल इनके लिए जो टूट फूट और प्रत्याशित प्रचलन है, इनके लिए टूट फूट के लिए इनके लिए निर्धारित किया जाता है, इनके लिए निर्धारित नहीं किया जाता फंड। कई बार ये सत्य असत्य में हो सकता है, क्वेश्चन पूछ ले कि इनका अप्रत्याशित प्रचलन के लिए भी पूंजीगत हानि है, ये इसका मूल्यह्रास आरक्षित कोष का प्रावधान है या नहीं, तो ये इसका भाग नहीं है, ये लिखना है। फिर अभी इसका क्या महत्व है, देखो मूल्यह्रास की धारणा, मूल्यह्रास का पहले से ही उत्पादक सोच के चलता है कि मूल्य में गिरावट आएगी, परिसंपत्तियों, स्थिर परिसंपत्ति जो है हमारी उनके मूल्य में गिरावट आएगी, स्थिर संपत्तियों के मूल्य में, तो उसके लिए मूल्यह्रास आरक्षित कोष का वो
प्रावधान रखता है उत्पादक। तो उसको क्यों? क्योंकि देखो, अगर कोई वस्तु, किसी वस्तु का उत्पादन उत्पादक कर रहा है और उसके मूल्य, उसमें परिसंपत्तियों, जो उसके उत्पादक की के लिए जो परिसंपत्तियों का वो प्रयोग कर रहा है उनका कारक के रूप में, अगर उनके मूल्य में कमी आती है तो उनकी पुनः स्थापना करना बहुत ही आवश्यक है। टूट फूट को और इनको सभी को कवर करना बहुत आवश्यक है। क्यों भी? अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, स्थिर संपत्तियों की जो कार्य क्षमता है उनमें, मशीनों की जो कार्य क्षमता है उसमें कमी आ जाएगी और उत्पादन प्रक्रिया जो है हमारी वो मंदी पड़ जाएगी। वो उत्पादन प्रक्रिया जो है हमारी उसमें कमी आ जाएगी। कमी आएगी तो क्या होगा, उसमें से उसका आकार घट जाएगा, उत्पादन का आकार, पैमाने का आकार घट जाएगा और वो क्या है, वो फिर वहाँ से क्या होगा, कम वस्तुओं का उत्पादन होगा तो फिर जितनी मांग है उसको कवर नहीं कर पाएंगे और इस तरह से निम्न स्तर का जो संतुलन जाल है उसमें हमारी इकोनॉमी फंस जाएगी। क्यों? क्योंकि उत्पादन कम तो रोजगार कम, रोजगार कम तो फिर आय कम, लोगों की आय कम तो फिर लोग मांग कम करेंगे, फिर से उत्पादन कम। इस तरह से क्या होगा, निम्न स्तर संतुलन जाल में हमारी इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था वो फंस जाएगी। तो मूल्यह्रास कोष का जो प्रावधान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो हर उत्पादक को रखना जरूरी है। इसके बाद टॉपिक आता है भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार उसमें आ जाता है एग्जाम में, स्टॉक और प्रवाह। स्टॉक और प्रवाह दो ये धारणाएं हैं जो कि हमें समझना बहुत ही जरूरी है। स्टॉक और प्रवाह, कुछ जो भी चर हैं हमारी इसके, जैसे आय है, मुद्रा का व्यय है, संपत्ति, कार्यबल पूंजी, ये इनको हम स्टॉक माने या प्रवाह माने। तो इसके ऊपर कोई परिभाषाएं दी हैं, इनके आधार पर हम ये मानते हैं कि ये चर जो है ये स्टॉक धारणा है, ये प्रवाह धारणा है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन बहुत बार आता है, कोई भी एक चर दे देते हैं और पूछते हैं कि ये प्रवाह धारणा है या स्टॉक धारणा है। तो स्टॉक धारणा क्या होती है? स्टॉक समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली जो मात्रा है वो क्या होती है हमारी, ये मापी जाने वाली मात्रा जो है वो क्या है, स्टॉक धारणा है। स्टॉक धारणा है किसी भी वस्तु को, किसी भी मात्रा को अगर हम एक निश्चित बिंदु पर मापते हैं, समय की एक निश्चित बिंदु के ऊपर, जैसे कि किसी व्यक्ति का इस टाइम, आज के दिन बैंक के खाते में कितने पैसे हैं, ये क्या है, एक स्टॉक धारणा है। ये एक स्टॉक धारणा है, समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली धारणा या मात्रा, वो क्या कहलाती है, हमारी स्टॉक धारणा कहलाती है। जैसे उसमें एग्जांपल क्या है, संपत्ति है, श्रम बल है, पूंजी है, मुद्रा की मात्रा है, बैंक में जमा, छत की टंकी के ऊपर पानी, ये सारे क्या है, मुंबई से दिल्ली की दूरी, ये सारी स्टॉक धारणाएं हैं। ये स्टॉक है, एक बिंदु पर ये मापी जा सकती हैं। जैसे किसी के पास कितनी संपत्ति है आज के दिन, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। श्रम बल कितना है, कुल जनसंख्या में से ऐसे लोग कितने हैं जो कि काम करने के लायक हैं, काबिल हैं, उसको श्रम बोलते हैं कि आज के दिन हम उसकी गणना कर सकते हैं। पूंजी कितनी है, मुद्रा की मात्रा कितनी है आज के दिन, बैंक के अंदर जमा कितना है, पानी की, छत के ऊपर एक पानी की टंकी है, उसमें पानी की मात्रा कितनी है, ये स्टॉक धारणा है। एक बिंदु के ऊपर माप सकते हैं। मुंबई से दिल्ली की दूरी कितनी है वो हम माप सकते हैं, एक पॉइंट के ऊपर हम माप सकते हैं जिस मात्रा को, वो क्या हमारी स्टॉक धारणा है, वो क्या हमारी स्टॉक धारणा है। अब है प्रवाह। प्रवाह धारणा क्या होती है अभी, जो एक निश्चित समय अवधि में मापी जाने वाली धारणा है। एक निश्चित समय अवधि में, जैसे एक दिन में, एक सप्ताह में, एक महीने में, एक साल में। जैसे मान लिया किसी बच्चे को कि इसको 150 रुपये प्रति माह एक जेब खर्च दिए जाते हैं, तो एक अवधि है ये सॉरी, एक महीने की एक अवधि है, एक अवधि में शायद उसको 150 रुपये जेब खर्च के लिए मिलते हैं। इस तरह से जो, जैसे मान लिया पूंजी के ऊपर ब्याज है, पूंजी के ऊपर ब्याज एक क्या है, प्रवाह धारणा है कि आपको एक इतने कोई अमाउंट पूंजी है, उसके ऊपर 5% की दर से इतना ब्याज मिलेगा। तो वो ब्याज क्या होता है, साल का, महीने का या पर डे का, ऐसे होता है। मुद्रा का व्यय है, उसमें भी एक समय अवधि है, कितने समय में मुद्रा का व्यय कितना हुआ। पूंजी निर्माण भी, जैसे हम पूंजी निर्माण का हमने पहले वाले उसमें क्या था, निवेश किया था कि एक लेखा वर्ष के दौरान, तो एक अवधि थी एक लेखा वर्ष की पूंजी के निर्माण की। मुद्रा की पूर्ति भी एक समय की अवधि के दौरान होती है। मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन, मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन, ब्याज पर दर, छत ब्याज पर, पूंजी पर ब्याज,
पूंजी पर ब्याज। छत पर जो टंकी रखी है उसमें पानी का रिसाव, वो प्रवाह धारणा है। फिर अभी कार की रफ्तार, जो मुंबई से दिल्ली एक जो गाड़ी जा रही है उसकी कार की रफ्तार, कार की जो स्पीड है वो क्या होगी, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर मीटर प्रति घंटा, प्रति मिनट, प्रति सेकंड, ऐसे होगी। तो वो क्या है, वो उसमें समय अवधि है, घंटे की, मिनट की, सेकंड की, वो एक अवधि है। तो एक अवधि में मापी जाने वाली जो धारणा है वो क्या होती है, हमारी प्रवाह धारणा होती है। और एक समय के निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली जो धारणा है वो क्या होती है, हमारी स्टोक धारणा होती है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछते हैं मल्टीपल चॉइस के अंदर, कई बार अंतर भी पूछ लेते हैं इसमें, स्टोक और प्रवाह में क्या अंतर है। तो आपको ये परिभाषा देनी है और फिर एग्जाम्पल दे दो इसके कि ये इस तरह से ये स्टोक धारणा है और ये प्रवाह धारणा है। तो ये हमारा आज चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इन सभी वीडियोस को बार बार देखना, इससे आपके सारे टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएंगे। फिर से देख लो चाहे इसको, मूल्यह्रास की धारणा को। मूल्यह्रास क्या होता है, परिसंपत्ति, शिथिल जो परिसंपत्ति हैं उनके मूल्य में जो गिरावट है उसको हम इसको कहते हैं मूल्यह्रास। मूल्यह्रास तीन तरह से हो सकती है, अभी टूट फूट हो सकती है मशीनों की, प्रत्याशित है प्रचलन, ऐसी जब कोई वस्तु प्रचलन से बाहर हो जाए किसी कारण से, प्रौद्योगिक या तकनीक के कारण या मांग के कारण। कई बार अप्रत्याशित प्रचलन भी होता है, अभी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं या आर्थिक मंदी के कारण परिसंपत्तियों में कमी आ जाती है, स्थिर संपत्तियों में। फिर हमने इसका महत्व पढ़ा है कि मूल्यह्रास के लिए एक फंड जो है उसका आयोजन एक निर्धारित करता है उत्पादक, जिसको हम मूल्यह्रास आरक्षित फंड कहते हैं। तो वो क्यों जरूरी है ये हमने पढ़ा है। फिर हमने स्टॉक और प्रवाह की डेफिनेशन, इनकी परिभाषाएं और इनकी कौन कौन सी धारणाएं, उदाहरण एक तरह से ये हमने पढ़ा है। आशा है आपको समझ आया होगा। थैंक यू।